चेक। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा अपनी अपनी जगहों पे आप सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक बहुत अर्जेंट वीसी आ गई है, इसीलिए कार्यक्रम को हम संक्षिप्त रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए यूथ ये जो कॉन्क्लेव है, युवा संवाद का कार्यक्रम शुरू करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले तो आपको आपके दूसरे कार्यकाल का जो 1 वर्ष है वो पूरा होने की बहुत बहुत बधाइयां। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक लाइटर नोट के सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं। जब आप पहली बार उनसे मिले, उसके बाद केदारनाथ में जिस तरह से उन्होंने आपको कहा कि आगे बढ़िए, उसके बाद से लेके अब तक हम जितनी मुलाकातें देख रहे हैं, और जो खासकर अभी रिसेंट मुलाकात है, तो जो उनका मुस्कुराने का तरीका है आपकी तरफ, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो प्यार गहरा हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो सभी आए हुए हमारे पूरे प्रदेश से जितने भी हमारे छात्र आए, छात्राएं आए, मेरे बेटे बेटियों का, सबका मैं यहाँ पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ कि आप सब लोग पूरे प्रांत से आज देहरादून में पधारे हैं और बहुत शानदार जो प्रस्तुति है यहाँ पर आप सब लोगों के द्वारा दी गई है। मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभी आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड की देवभूमि से बहुत विशेष लगाव है, और उन्होंने एक नहीं अनेकों बार, अनेकों अवसर पर उन्होंने कहा है कि इस देवभूमि से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक 9 वर्ष का कालखंड लगभग पूरा होने वाला है। और इस 9 वर्ष के कालखंड में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए लाखों करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। अनेकों योजनाएं उन्होंने दी, और ऐसी योजनाएं दी जिन योजनाओं के बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात थी। कई दशकों से जो काम रुके हुए थे, उन सभी कामों को उत्तराखंड और देश की तरक्की के लिए उन्होंने उन सबको स्वीकृति दी, सबको मंजूरी दी, सबको धरातल पर उतारने का काम किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला है। और मैं जानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक योगी हैं, एक तरह से कर्म योगी हैं और एक साधक हैं, और लगातार उनकी साधना चलती है। हमने उनके साथ काम करते हुए ये सीखा है कि किसी भी काम को वो कभी छोटा नहीं समझते, किसी की राय को भी कभी छोटा नहीं समझते। छोटे से छोटे मैं कहूं कि एक छोटे से बाल बच्चे से भी वो उसकी बातें भी अगर गंभीर होती हैं तो उस पर भी ध्यान देते हैं। और मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। उनके मन में है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का श्रेष्ठ हिंदुस्तान बने, दुनिया का नेतृत्व करने वाला हिंदुस्तान बने, दुनिया को दिशा देने वाला हिंदुस्तान बने, विश्व गुरु और जगत गुरु के पद पर वो आरूढ़ हो, उसमें देवभूमि उत्तराखंड का भी योगदान हो। तो उनकी जो अपेक्षाएं, जो आशाएं और जो एक उत्तराखंड के बारे में सोच है, उस सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और उनका आशीर्वाद के साथ साथ लगातार उनका प्रोत्साहन भी मिलता है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका जो आशीर्वाद है और प्रोत्साहन है, हमको हर दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, और एक ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। वो अक्सर दिखता भी है, उसी के नाते हम लोग काम कर पाते हैं। जी, आगे अगर बात करें, आपने कहा कि इस राज्य को नंबर 1 बनाना है 2025 तक। पीछे कुछ घटनाएं हुई नकल को लेके, आपने सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाने की कोशिश करी, और क्योंकि मीडिया में होने के नाते बड़ा चर्चा का विषय रहा, राष्ट्रीय मीडिया पे भी जब हम नजर डालते हैं, लगातार लोग इस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि ये यूथ है, कल को ये स्कूल से निकल के कॉलेजेस में जाएगा, कई बार मन उदास हो जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी
जो छात्र हैं, छात्राएं हैं और जिनको कल को बहुत सारे क्षेत्रों में जाना है, अनेकों क्षेत्रों में जाकर अनेकों क्षेत्रों को आप सब लोगों ने लीडरशिप देनी है। लीडरशिप जानते हैं ना, नेतृत्व करना है, यानी कि सबसे आगे रहना है। और जो भी क्षेत्र मिले, जो भी आपके सामने क्षेत्र हो, यानी कि जिस क्षेत्र का भी आप चयन करें, जिस दिशा में भी आप जाना चाहें या जो आप अपने लिए चयन करें, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहना, सबसे अच्छा काम करना और पूरे मनोरथ के साथ काम करना, सबसे आगे रहना, सबको रास्ता दिखाना, सबको दिशा दिखाना और जो भी काम मिले उस काम को इतने बढ़िया तरीके से करना कि लोग कहें कि ये सर्वोत्तम काम इनके द्वारा किया गया है। इसको कहते हैं नेतृत्व करने वाला, यानी कि लीडरशिप करना। तो आप सब जिन क्षेत्रों में भी जाएंगे उन क्षेत्रों के नेता बनेंगे। नेता बनोगे ना सब लोग? मेरी आवाज सुन नहीं रहे लग रहा सब लोग। बच्चों, हाउस द जोश। आप लोगों का ध्यान इधर है कि कहीं और है? तो मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर नेता बनोगे कि नहीं बनोगे? कैसे नेता? खाली कुर्ता पैजामा पहनने वाले नेता कि असली वाले नेता? जैसे हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो है बहुत विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, बहुत उत्कृष्टताएं प्राप्त की हैं, सर्वोत्तम को जिन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, तो हम सब लोगों ने प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है ना? सभी जानते हैं। प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए और एक मछुआरे के घर में पैदा हुए हो। उनके पिता मछुआरे थे और मछुआरे के घर में पैदा होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया और संकल्प लिया कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करके दिखाना है। कुछ बनना नहीं है, देखिए बनने के लिए नहीं करना है, जो भी करना है कुछ करके दिखाने के लिए करना है। तो उन्होंने संकल्प लिया और वो क्या देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। हम सब जानते हैं कि देश के बड़े वैज्ञानिक बने, उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति बने। तो हम उनको कह सकते हैं कि वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता, यानी कि वैज्ञानिकों में भी जिन्होंने सर्वोत्तम देने का काम किया, तो हम उनको उस क्षेत्र का नेता कह सकते हैं। हमने अभी हमारे प्रदेश की पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल का नाम हम लोगों ने सबने सुना होगा ना? तो हम उनको कह सकते हैं कि पर्वतारोहण के क्षेत्र में वो नेता हैं। उन्होंने शिखर को छूने का काम किया है, चोटियों को छूने का काम किया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अगर मेट्रो मैन का हम बात करें, हम पीछे जाकर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का नेता कह सकते हैं, अब विराट कोहली को कह सकते हैं, या अनेकों नाम जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी को हम हॉकी के क्षेत्र का नेता कह सकते हैं। तो जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोत्तम को छूने का काम किया है, सबसे अच्छा काम किया है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आप सब लोग नेता बनिए, जिस क्षेत्र में भी जाइए उस क्षेत्र के नेता बने। और जो अभी श्री काव्य जी ने कहा है कि नकल वाला कानून, ये नकल वाला कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सब लोग भर्तियों की तैयारियां करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बैठते हैं, लेकिन योग्यता होने के बाद भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा था। क्योंकि सिलेक्शन उसका हो जा रहा था जो अपनी सेटिंग कर ले रहा था। कहीं से वो जो पर्चा आता है, यानी क्वेश्चन पेपर,
वो पेपर पहले ही उसके पास आ जा रहा था, या पूरा का पूरा किसी के पास क्वेश्चन बैंक ही आ जा रहा था, या पेपर में बैठे हैं तो पेन ड्राइव पर जो है पूरा उसका आंसर सीट आ जा रही थी कि ये वाला टिक कर दीजिए, ये वाला टिक कर दीजिए। ये काम पिछले कई सालों से, दसों सालों से चल रहा था। हर बार इसकी थोड़ी बहुत शिकायत होती थी, थोड़ा हल्ला मचता था, फिर शांति हो जाती थी। लेकिन इस बार हमने तय किया कि इसकी जड़ तक जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे, और जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम है, जो भी इस अपराध में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमने कड़ी कार्रवाई इसमें करी, और 90 से भी ज्यादा लोग इसमें जेल गए। इतने से भी काम नहीं चल रहा था, जेल भी जा रहे थे, फिर भी नकल का अभियान नहीं रुक रहा था। तब हमने तय किया कि हम पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कड़ा कानून यहां बनाएंगे, जिसमें उम्र कैद तक की भी सजा का हमने प्रावधान किया। और जो इस नकल के इस अपराध में शामिल होगा या नकल का सरगना होगा, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी, सारी संपत्ति जब्त कर देंगे। और जो डायरेक्ट नकल करवाने वाला होगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो परीक्षार्थी नकल कर रहे होंगे, या कहीं से उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा कि इन्होंने भी नकल के लिए पर्चा कहीं से पाया है या करवाया है या नकल करवा रहे हैं, पहली बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक फिर किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, उनको डीबार कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसा इन्होंने पूछा कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आप किसी के मन में, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के मेरे भाई बहनों के मन में, जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, शिक्षा अर्जित की है, उनके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर उसके अंदर, जिसके अंदर भी योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, जिसने परिश्रम किया होगा, अब उसको निश्चित रूप से प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर उनको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा। क्योंकि अब नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और मुझे अच्छा भी ये भी लगा कि हमने ये आह्वान किया, और पूरे प्रदेश के अंदर 4 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, और 4 परीक्षाओं में 4.5 लाख प्रतिभागी प्रतियोगी हमारे भाई बहनों ने भाग लिया है। यानी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब विश्वास सबका जमा है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अभी अपने कैरियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प शक्ति से लगातार अपने को साधने का काम करिए, एक साधक बनिए, और ये परीक्षा में भाग लेने का अवसर, एक पढ़ाई लिखाई का अवसर, इस प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर जो आप सबको यहां से मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जवानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है, और ये जिंदगानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, इस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। और जो आपके माता पिता की आपसे अपेक्षा है, आपके गुरुजनों की जो आपको शिक्षा देने वाले आपके शिक्षक गण हैं, उनकी भी अपेक्षा है। उनके साथ साथ जब कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं, तो जहां उनके माता पिता की पूरा आशीर्वाद, पूरी अपेक्षाएं उनसे होती हैं, गुरुजनों की अपेक्षाएं होती हैं, वहीं एक समय ऐसा आता है कि जिस गांव में रहते हैं उस गांव की अपेक्षाएं हो जाती हैं, बाद में थोड़ा और आगे जाते हैं तो जिस शहर में रहते हैं उस शहर की अपेक्षाएं हो जाती हैं, और जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो उस जिले की, और जिले से जब हम आगे चले जाते हैं तो पूरे प्रदेश के लोगों की जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और हम जब बड़े स्तर पर जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं, बैडमिंटन के मैदान में खेलते हैं, किसी हॉकी के उसमें खेलते हैं, या किसी
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि हे भगवान, ये हमारे देश के लिए खेल रहा है, इसको शक्ति देना, इसको जिताना, इसको इसमें इस प्रतियोगिता में इसको सफल बनाना। वैसे ही हम सबके साथ भी सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेरी सबको शुभकामनाएं। बिल्कुल, क्योंकि समय की पाबंदी है, मेरे पास चिट्ठी आ चुकी है, अगले 3 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं बातचीत को। सर का जो कहना था वो बहुत वाजिब था। वो कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि इंसाफ की डगर पे और मेहनत की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये राज्य है और देश तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो ये अपने नेता से, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिनको आज जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि ये डिजिटल और तकनीकी का जमाना है, लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और मैं देखता हूं कि युवाओं के बीच में आपकी काफी लोकप्रियता है। कुछ बच्चे हैं सर, ये क्विकली आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। वंशिका विकासनगर से, वंशिका कहां पर है जी? आपका सवाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। वंशिका के बाद में दिव्यम तैयार रहेंगे। चेक चेक। जय हिंद श्रीमान, मैं वंशिका बमगाई सेपियन स्कूल विकासनगर की छात्रा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि आपको पता होगा कि आजकल बच्चों के बीच बहुत दबाव रहता है कि या तो उन्हें इंजीनियर बनना है और या तो उन्हें डॉक्टर बनना है। हम अपने अभिभावकों को कैसे समझाएं कि यदि आपके भी अभिभावकों ने भी आपको इसी प्रकार का दबाव बनाया होता आपके ऊपर, तो आज शायद उत्तराखंड में आपके जैसा अद्भुत मुख्यमंत्री नहीं पाया जाता। माननीय मुख्यमंत्री जी। वंशिका, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो आपको बधाई। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अपने माता पिता से कहना चाहिए कि मैं जो भी करूंगी, आप कहिएगा कि मैं जो भी करूंगी बहुत अच्छा करूंगी। आप मेरे ऊपर जो है कुछ बनने का दबाव मत डालिए, और मेरे ऊपर करने का दबाव हमेशा रहेगा। और जीवन में कभी भी कुछ बनने के लिए नहीं करना है, ये सोचिए कि कुछ करके दिखाना है, जो मैंने पहले ही कहा। वाह, जबरदस्त। मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं क्विकली, दिव्यम कनवाल जी। इसके बाद भूमिका तैयार रहेंगे। मैं दिव्यम कनवाल बागेश्वर का रहने वाला हूं और बलूनी पब्लिक स्कूल का छात्र हूं। मेरे पापा भी पॉलिटिक्स में थे शादी से पहले, और शादी के बाद मम्मी जी ने उन्हें कहा कि अब आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो इसलिए पापा ने फिर जॉब करना शुरू कर दिया। तो क्या आपके लाइफ में भी कभी ऐसा समय आया जब आपकी वाइफ ने कहा कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं वो सबको तो समय दे देते हैं, पर अपनी फैमिली को क्योंकि जो सोशल वर्कर होते हैं वो अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते। तो आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा समय आया? नहीं, ये कभी नहीं आया, बार बार आता है। और ये बिल्कुल सच है कि कई बार बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नजदीक से देखा नहीं होता है, उनको लगता है कि ये मंत्री जी जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो लेकिन उनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो पूरी तरह से सफर करता है, और उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर परिवार के लोग, अपने बड़े दोस्त मित्र, उन सभी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये तो एक मिशन है, और इस मिशन के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सभी को इसमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। देवेंद्र, थैंक यू। अगला सवाल भूमिका, क्विकली आपका सवाल। इसके बाद आखिरी के 2 सवाल ऋषिका भट्ट और रिया जीआईसी गढ़खेत से। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम भूमिका रावत है और मैं न्यूअरा अकेडमी से हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि देहरादून को भारत की स्कूल राजधानी कहा जाता है, परंतु यहाँ पे 12वीं के बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
उत्तराखंड से बाहर जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम उस शिक्षा को और बेहतर करने के लिए, ताकि हम यहाँ की जो भी लड़कियां वगैरह वो सेफ फील करें, तो हम देहरादून को कैसे और डेवलप कर सकते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं इसको देखता भी हूं कि 12th तक की पढ़ाई बहुत अच्छी यहाँ पर होती है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए लोग अक्सर बाहर चले जाते हैं। हम लोग इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं कि उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान और अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियों को बाहर का रुख न करना पड़े, और इसके साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी उनको यहीं पर जो स्वरोजगार का एक बड़ा फील्ड है, उस क्षेत्र में उनको काम भी यहीं पर मिले, जिससे कि वो अपने ही घर के पास रहकर, अपने गांव के पास रहकर अपना कोई काम कर पाए। तो निश्चित रूप से हम लोग इस दिशा में काम करेंगे बेटा। थैंक यू सर। ऋषिका भट्ट सनराइज से। ऋषिका। गुड आफ्टरनून सर, आई एम ऋषिका भट्ट ऑफ सनराइज एकेडमी। सो सर, आजकल जैसे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज में भी बहुत इंटरेस्ट आता है, और जैसे मुझे डांस बहुत पसंद है, और मैंने सुना है आपको भी बचपन में तैरने का बहुत शौक था। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन एक्टिविटीज को कैसे टाइम देते थे, कितना टाइम देते थे? बेटा, आजकल तो आप लोगों का बहुत अच्छा है कि आप लोगों का टाइम टेबल या तो आपके स्कूल के टीचर बना देते हैं या मम्मी पापा बना देते होंगे। हम लोगों का कोई टाइम टेबल तब होता नहीं था इस तरीके का, लेकिन ये था कि जितना समय मिलता था उसमें मिनिमम जो टाइम मिलता था उसमें हम लोग खेलने का और दौड़ने का, और इसके साथ साथ जो कह रही तैरने का, ये तैरने का तो ये था कि हम स्कूल से आते थे और बिल्कुल घर के सामने हमारे शारदा नहर है, शारदा नदी है, महाकाली नदी है। तो गर्मियों के दिनों में हम 11 बजे 12 बजे छुट्टी हो जाती थी, और उसके बाद अपना बस्ता रखते थे एक कोने में घर में चुपचाप, और फिर शाम को 5 बजे तक, जब तक कि सूर्य भगवान थोड़ा अस्त होने की ओर नहीं जाते थे या गर्मी कम नहीं होती थी, तब तक 15 मिनट गोता लगाते थे नहर में और तैरते थे। कभी एक तरफ से उस तरफ, एक पार से उस पार, इस पार से उस पार, ऐसा कम से कम दिन में 10 बार करते थे। और थोड़ी ठंड होती थी, फिर धूप सेकते थे, फिर गोता लगाते थे। तो ये हम लोगों का समय थोड़ा वो टाइम टेबल से नहीं था, लेकिन आप लोगों के समय में अच्छा है कि आजकल स्विमिंग की क्लासें भी होती हैं, म्यूजिक की क्लासें भी होती हैं, गेम्स की क्लासें भी होती हैं, और पढ़ने का भी टाइम होता है। तो उसका अच्छा मैनेजमेंट आप लोगों के साथ है। आप लोग सभी पर बैलेंस बनाते हुए, यानी कि सभी का अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए और आपस में अच्छा संतुलन बनाते हुए सब कामों को करना चाहिए। और जो भी काम जब करो उस समय में उसी काम को करना चाहिए। यानी कि अगर गेम्स खेलने जा रहे हैं, मैदान में हैं, फील्ड में हैं, तो वहीं पर रहें। और जब हमारा स्टडी का समय होता है तो उस समय फिर कोई और ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उस समय केवल स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू। लास्ट सवाल रिया GIC गढ़खेत। ये बड़ा अच्छा जौनपुरी अपना परिधान पहन के आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रिया गुसाई है और मैं रायका गढ़खेत से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि उत्तराखंड एक युवाओं का राज्य है और आप भी एक युवा मुख्यमंत्री हैं, तो इसी नाते उत्तराखंड के युवाओं के लिए आपका क्या विजन है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो चाहता हूं कि हमारे युवा एक अच्छे भविष्य के लिए हमेशा सोचते रहें, क्योंकि हम अगर अच्छा सोचते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। और मनुष्य के बारे में कहा गया है कि जैसा वो सोचता है, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य क्या है कि अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। तो जिस दिशा में जाना चाहेगा, जो करना चाहेगा वो कर सकता है। और युवा नौजवानों के लिए हमने यहाँ पर जो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सभी युवा नौजवान अपनी पढ़ाई करने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये सोचते हैं कि अधिकांश सरकारी नौकरियां हमको मिल जाएं। और सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं, हालांकि जितनी हैं उस पर हमने सारा कैलेंडर उसका जारी कर रहे हैं,
सारी भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अगर सबको मिल भी जाएगी तो भी बहुत कम परसेंटेज होगा जो नौकरी पा पाएंगे। तो इसलिए हमने इस बार एक नई थीम हम लोगों ने शुरू की है इस आम बजट से कि जितना भी हमारे अंदर पोटेंशियल है उसके लिए हम स्वरोजगार के क्षेत्र में जाएं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, हमारा हॉर्टिकल्चर को बढ़ाएं, स्टार्टअप जो हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको मौका दें। नई हम यहाँ पर टूरिज्म पॉलिसी लेकर आए हैं, होम स्टे जैसी योजनाओं को हम बढ़ा रहे हैं। तो लोग क्या है कि अभी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीतिका खंडेलवाल यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी मैंने इनसे कहा है कि जो है जगह जगह पर इस प्रकार के कैंप लगाएं कि जिससे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो भविष्य में रोजगार देने वाले बने और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को वो अपनाएं। उसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से जहां वो स्वयं का रोजगार खड़ा कर पाएंगे उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, ओहो रेडियो का ये इनिशिएटिव था जहां हम न केवल स्टूडियो में रहे, वहां से बाहर निकले और गांव-गांव में गए, इन बच्चों को आपके समक्ष लाए। ये युवाओं की बात, हिल यात्रा जो हमने करी, इस इनिशिएटिव के बारे में आखिरी में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे ओहो रेडियो की टीम के लिए? नहीं, बहुत मैं बधाई देता हूं पूरे हमारे ओहो रेडियो ने जो हिल की बात, युवा संवाद और पूरे प्रदेश के अंदर जाकर हमारे सभी बेटे बेटियों को, हमारे छात्र छात्राओं को, सभी को एक मौका दिया, एक मंच भी दिया कि आप सब लोग देहरादून पहुंचे हैं। ये कहीं न कहीं इसके पीछे इसका श्रेय मैं ओहो रेडियो और उनकी पूरी टीम को, आपकी टीम को देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विद्यालयों, कॉलेजों में जाकर जो सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को भी जरूर उन योजनाओं के बारे में हमारे सभी स्टूडेंट्स को ठीक प्रकार से पता होना चाहिए और उस काम को भी आप लोगों ने बखूबी किया है। और मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर, सबके अंदर एक से एक प्रतिभाएं आज हमारे प्रदेश के अंदर हैं। हम कोई क्षेत्र उठाकर देख लें, आज देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के स्टूडेंट बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं के बल पर उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपना नाम किया है। देश दुनिया के अंदर हमारे प्रदेश का और देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों के अंदर बहुत संभावनाएं हैं और एक अच्छा मंच ओहो रेडियो ने यहाँ पर प्रदान किया। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमने जो हमारे राज्य का सिल्वर जुबली ईयर है 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि, इसका संकल्प लिया है कि आज प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे बीच के ही, हमको पता ही नहीं लगता है कि कई बार मजाक मजाक में वो ड्रग्स की इस लत में घुस जाते हैं। ये लत उनको पकड़ लेती है और ये लत इतनी खतरनाक है कि एक बार अगर कोई इसकी पकड़ में आ जाता है तो उससे छूटना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए हमको कहीं पर भी अगर इस प्रकार की कोई चीज दिखाई दे, हमारे आसपास थोड़ा सा भी संदेह हो, तो निश्चित रूप से हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम इस ड्रग्स से जहां स्वयं को बचाएंगे, वहीं मेरी जानकारी में कोई आएगा तो उसको भी पूरी तरह से बचाने का काम मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, हम उसको करेंगे। इसके अलावा हमने पिछले साल जनपद चंपावत में बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया था। उसमें हमारे 6 जनपदों के
बच्चों ने भाग लिया और मैं भी उस कार्यक्रम में गया था। जिस दिन वो कार्यक्रम समापन हो रहा था, मुझे बाद में बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, वो कह रहे थे हम अपने घर ही नहीं जाते, उनको इतना अच्छा लग रहा था। तो निश्चित रूप से नए नए अभिनव ये प्रयोग हम सब लोगों ने किए हैं और इस वर्ष हमने ये निर्णय लिया है कि जो बाल विज्ञान महोत्सव है वो जनपद चमोली में आयोजित किया गया और सभी आज के हमारे जितने भी बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है, मैं उन सबको उस कार्यक्रम में भी वहां के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग उसमें पधारेंगे और निश्चित रूप से जो नवाचार की दुनिया आई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया आई है और आज इस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की कोई भी फील्ड हो, आज हर एक भारतवासी के मन में आज एक भाव जगा है, एक विश्वास जगा है कि हम किसी भी क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड के अंदर से भी एक अच्छी शुरुआत इस बार हुई है। जो मैं कह रहा हूं कि बार बार मैं भी कहता हूं और मेरे साथ साथ सब लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, अग्रणी राज्य बनेगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। यह अमृत काल है और इस अमृत काल में आने वाले 25 साल हम जहां आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, G20 की अध्यक्षता पहली बार हमारे देश को मिली है, यानी कि पहली बार दुनिया की लीडरशिप का जो काम है वो हमको मिला है। इस वर्ष को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने मिलेट वर्ष घोषित किया है, जो हमारे यहाँ के भारत के परंपरागत अनाज हैं, पौष्टिक अनाज जिसको कहते हैं श्री अन्न। इस श्री अन्न का भी यह वर्ष पूरी दुनिया मना रही है। आपने देखा कि योग पहले कुछ लोगों का योग हुआ करता था, घर के अंदर का योग हुआ करता था, अब दुनिया का योग बन गया। दुनिया के सैकड़ों देश योग महोत्सव मनाते हैं, योग करते हैं। यानी कि आज भारत जो कर रहा है, दुनिया का हर देश उस पद्धति को अपना रहा है। और पिछले दिनों जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में हम सब लोगों ने देखा कि जब कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहे थे, उस समय में योग, आयुष, इसकी महत्ता को, जो हमारी जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को पूरी दुनिया ने अपनाया और माना है। तो कहीं ना कहीं हमको इस दिशा में करना होगा। और एक अंतिम बात, आप सब लोगों को पता है कि इस बार हर बार जो 26 जनवरी की परेड होती है, उस 26 जनवरी की परेड जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है, लगातार हम लोग प्रतिभाग करते रहे हैं, लेकिन इस बार क्या नया हुआ कुछ पता है किसी को? कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दीजिए। अरे बहुत कम लोगों को पता है। आगे वालों को ही पता है, पीछे वालों को पता ही नहीं है क्या हुआ 26 जनवरी को दिल्ली में क्या हुआ। एक तो इस बार एक तो जो राजपथ था, जिसको राजपथ कहते थे, उसका नाम क्या हो गया? जरा जोर से बोलिए। कर्तव्य पथ हो गया। और उस कर्तव्य पथ की जो परेड थी, उसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी, कौन सी झांकी थी वो? मानस खंड की झांकी। उस मानस खंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? पूरे देश में पहला स्थान मिला था। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग जो है अब पहले स्थान पर आने लगे हैं। उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे होने पर, 23वें साल में प्रवेश करने पर हम हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। फलों के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में, इस प्रकार की जो कल्चरल एक्टिविटी है उस पर। तो आप सबको यही प्रयास करना है कि अब हमको हर क्षेत्र में आगे आना है, हर क्षेत्र में सबसे अच्छा करके दिखाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा ओहो रेडियो की टीम से जल्दी से आके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मोनिका और ओहो रेडियो की टीम।